गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 में हमारा टॉपिक चल रहा है पर्यावरणीय समस्याएं। इससे पहले पर्यावरण के जो प्रदूषण है उनके बारे में हमने अध्ययन किया और कि आपने भी उनको पढ़ा होगा, अच्छी तरह से उनको याद किया होगा और उनका होमवर्क आपने कर लिया होगा। दूसरा है कि पर्यावरणीय समस्याओं में जो अम्लीय वर्षा हमारा टॉपिक चल रहा था, उस अम्लीय वर्षा के टॉपिक में क्या कारण थे, उसके अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव होता है, कैसे अम्लीय वर्षा जो है वो निर्मित होती है, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वर्तमान में हम देखते हैं कि इसके संभावित समाधान क्या है, यानी अम्लीय वर्षा को रोकने के संभावित समाधान क्या है। संभावित का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि ठीक है ये चीजें करने के तो वो समाधान हो जाएगा। संभावना क्या है कि इन चीजों से हम अम्लीय वर्षा को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उनके कुछ कारण है। पहला कारण देखिए, अम्लीय वर्षा का निर्माण है दो गैसें प्रमुख रूप से सहायक है। एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैसें जो है जब जल की जो वातावरण में जल मौजूद होता है जलवाष्प के रूप में, जब जैसे उनके साथ क्रिया करता है एक अम्ल का निर्माण करता है और जो अम्ल घुला हुआ जल जब वर्षा के रूप में धरातल पर आता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि NO2 और NO2 और SO2 जो है उन गैसों के रिसाव को नियंत्रित किया जाए, उनको वातावरण में फैलने से रोका जाए। तो विभिन्न औद्योगिक इकाइयां हैं, परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, जल विद्युत बनाने के जो संयंत्र हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से वातावरण में NO2 और SO2 जो है वो फैलता है। तो सीधा सा तात्पर्य आएगा कि अम्लीय वर्षा में उस समय हमने बताया था कि लगभग 60 से 90% जो अम्लीय वर्षा में महत्वपूर्ण सहायक होता है वो कौन सा होता है, SO2 है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से अगर हम 30 से 40% की बात करें तो वो कौन सा है, NO2 है। यानी ये दो गैसें जो है वो अम्लीय वर्षा कराने में क्या है, सहायक, इनका इतना ज्यादा प्रतिशत का, ठीक है ना। और ये जब ये दोनों गैसें जब H2O के साथ क्रिया करती है तो उसमें दो स्वरूप बन जाते हैं, H2SO4 और H2NO3, ठीक है ना। उससे दो एसिड बन जाते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और H2NO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे बनते हैं जल के साथ घुलकर, और इनसे घुला हुआ युक्त जल जो है वर्षा के रूप में धरातल पर आता है तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा मृदा और कुछ ऐसे प्रकार के पत्थर हैं जिन पर इसका प्रभाव दुष्परिणाम पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि इसको अम्लीय वर्षा को रोकने का सीधा अर्थ है कि इन देशों पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। इसके लिए क्या करना है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन औद्योगिक इकाइयों में सल्फर का उपयोग किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको जो उत्पादन करना होता है उस उत्पादन के अंतर्गत जो भी NO2 और SO2 ये दोनों गैसें जब रिलीज होती हैं तो इनको कंट्रोल किया जाए। यानी ऐसे उद्योगों के अंदर जैसे बैग फिल्टर है, ठीक है ना, कोलाइडर है, ये कुछ उनको स्थिति को व्यवस्थित करने के तरीके हैं उनके अनुसार। तो बैग फिल्टर का क्या है कि एक ही क्षेत्र में जो गैसें रिलीज हो रही है उनको एक बैग में कवर किया जाए, एक ऐसे क्षेत्र के अंदर कवर किया जाए उसका, और उसको फिर बाद में फिल्टर करके उसके बाद में उसको रिलीज किया जाना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या हो सकता है कि अम्लीय वर्षा में कंट्रोल हो सकता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है कि अगर हम उद्योगों का उपयोग करने के लिए जिन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो यानी खनिज तेल से संबंधित हो, डीजल हो, या फिर कोयला है, प्राकृतिक गैस है, और यहाँ तक कि जल विद्युत जिसको हम प्रकृति के अंतर्गत ऐसा मानते हैं कि प्रकृति के अंदर जल विद्युत जो है वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते, लेकिन उनके जो संयंत्र चलते हैं उन संयंत्रों से जो गैस निकलती है उस गैस के ये सोर्स है, ठीक है ना। तो वहां से गैस निकलती है, तो जल संयंत्रों से भी हम ऐसा कह सकते हैं कि इन गैसों का रिसाव होता है, ये गैसें वातावरण में फैलती हैं। तो जब ये जल संयंत्र जल विद्युत के बनाने वाले संयंत्रों से जब ये फैलती है तो हम कौन सी ऊर्जा काम में लें, हमें कोई ना कोई ऊर्जा उद्योगों के संचालन के लिए, घरेलू
प्रकार से हमें उस ऊर्जा का उपयोग करना होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्य जो सोर्स है हमारे पास वो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हम अधिकतम से अधिकतम उपयोग करें ताकि इन गैसों का रिसाव वातावरण में कम हो और जिससे अम्लीय वर्षा क्या हो, कम हो, और अम्लीय वर्षा से होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि इसको समाप्त करने की स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इन गैसों के रिसाव को कम करके पर्यावरण में हम थोड़ी सी शुद्धता लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इनको संभावित समाधान के रूप में माना जाता है कि ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हुए, ऐसे उपयोगों का उपयोग करते, उपायों का उपयोग करते हुए हम अम्लीय वर्षा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उसके दुष्परिणामों को भी कम कर सकते हैं, जिससे वन्य क्षेत्र की सुरक्षा होगी, मानवीय स्तर की सुरक्षा होगी, जीव जंतुओं की सुरक्षा होगी, जलीय स्रोतों की सुरक्षा होगी, मृदा की सुरक्षा होगी, और ऐसे पत्थर जिनका हम उपयोग करते हैं उनके निर्माण के माध्यम से जो भी चीजें घटित हो रही हैं उन पर क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो एक दूसरी चीज हमारे पास इसका संभावना है कि हमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अधिकतम से अधिकतम क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि इन गैसों का जो स्राव है वातावरण में वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तीसरा जो हमारा है कि सार्वजनिक वाहनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, व्यक्तिगत संसाधनों को कम उपयोग किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत साधन जो यातायात के जो व्यक्तिगत संसाधन है उनका जब हम उपयोग करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेके जा रहा है, तो उससे जो फ्यूल जलता है उस फ्यूल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वातावरण में फैलता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर का तत्व होता है इसको वातावरण में क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि सार्वजनिक वाहनों में जब 50 लोग एक साथ सफर करेंगे तो एक ही वाहन से जो धुआं या जो कार्बन तत्व है या सल्फ्यूरिक तत्व जो है जो वातावरण में फैलेंगे तो उससे थोड़ा सा इसका क्या होगा, कंट्रोल होगा। नहीं तो व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग करेंगे तो एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो वाहनों को जब लेके चलेगा तो जो फ्यूल जलेगा उससे निकलने वाले धुएं और उसमें मौजूद तत्व जो है वो वातावरण के अंदर उसकी अधिकता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसलिए इसको कंट्रोल करने का सीधा जाता है कि अधिकतम से अधिकतम सार्वजनिक संसाधनों का क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। एक पॉइंट इसका आता है, वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए ताकि वो इन तत्वों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस चौथा जो इसका है कि जो जलीय स्रोत है जिनमें अम्लीय जल का प्रभाव है और जो मृदा है जिस पर अम्लीय जल का प्रभाव है यानी अम्लीय वर्षा का प्रभाव है और मृदा दूषित हो चुकी है, या जो जल है उसके अंतर्गत अम्लीय जल जो है, जो जल स्रोत उसमें वर्षा के माध्यम से अम्लीय जल की प्रधानता हो चुकी है और वो जल दूषित हो चुका है, तो उसको शुद्ध करने के लिए उन जलाशयों में चूना डाला जाए। चूना जो एल्कलीन के रूप में आता है और चूने से अम्लीयता का क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जिन मृदा क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा का प्रभाव रहा है वो मृदा जब थोड़ी सी दूषित हो चुकी है तो उसको शुद्ध करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए, उस मिट्टी के पोषक तत्वों में जो अम्लीयता के तत्व मिल चुके हैं उनको कम करने के लिए चूना उस मृदा वाले क्षेत्रों में, खेतों में डाला जाना चाहिए। मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना जो है वो डाला जाता है। जो जलीय स्रोत हैं उन जलीय स्रोतों में जहां अम्लीय वर्षा का जल मिक्स हो चुका है वर्षा के दौरान, तो वहां चूना डालकर उसको शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ संभावित हमारे पास उपाय हैं जिनको करने के साथ हम अम्लीय वर्षा को रोकने या उसको थोड़ा कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना। जो औद्योगिक इकाइयां हैं तो उन औद्योगिक इकाइयों में, नगरों में जो औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है ना, उनको हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे उपाय कर सकते हैं कि उन औद्योगिक उपायों से इन गैसों का कम से कम क्या हो, रिसाव हो। तो ये कुछ उपाय हैं, संभावित उपाय, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अम्लीय वर्षा का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड लास्ट हमारे पास है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस
प्रभाव, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। जीएच कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको हिंदी में अगर हम करें तो इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है। अब हरित गृह प्रभाव का सीधा सा हम एक चीज इसको जानकारी के लिए लें कि हरित गृह क्या है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हरित गृह प्रभाव जो है वो ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे पृथ्वी को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। पृथ्वी के पूरे तत्वों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अब इसको ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा, इसके पीछे भी कुछ तथ्य आते हैं। देखिए, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, ठंडे क्षेत्रों में ताप क्या होता है, कम होता है। अब ताप कम होगा तो कोई भी अंकुरण करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं हो सकता। कौन सा पादपीय उत्पाद कब होता है, तो फिर क्या किया जाता है, कांच के घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं पौधों को पहले, ताकि सूर्य का ताप जो है वो उन कांच के घरों में प्रवेश कर जाए और उन कांच के जो परत होती है वो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। अंदर उसके द्वारा फाइबर लगाए जाते हैं, जो ये क्या कह सकते हैं उसको, थर्माकोल की जो शीट्स होती है वो उसके चारों तरफ लगाई जाती है, ताकि हीट को वो क्या करे, ऑब्जर्व कर ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि ऐसे घर बनाए जाते हैं, यहाँ मिट्टी डाली जाती है, उनमें बीज डाले जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ एक थोड़े गहरे काले रंग के या गहरे रंग के शीशे लगाए जाते हैं, थोड़े मोटे मोटे शीशे लगाए जाते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, आपने पढ़ा है किरणें दो प्रकार की होती हैं। एक किरणें होती हैं लघु किरणें और एक किरणें होती हैं दीर्घ किरणें। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें है ना, वो कौन सी किरणें हैं, लघु किरणें। और पृथ्वी से जो टकरा कर वापस जाती है वो कौन सी किरणें होते हैं, दीर्घ किरणें होती है, ठीक है ना। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो लघु किरणें हैं, और पृथ्वी से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में जाने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों को हम क्या कहते हैं, दीर्घ किरणें कहते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। अब ये किरणें क्या करती हैं, सूर्य की जो लघु किरणें होती हैं ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब ये वातावरण में से किसी भी परत में से होकर पृथ्वी तक पहुंच जाती है, चाहे कितनी भी मोटी परत हो। केवल ओजोन परत का जो पार्ट आता है, ओजोन परत, वो उन किरणों को रोकता है जो किरणें हानिकारक है। तो हानिकारक किरणों को रोकते हुए जो किरणों का स्वरूप होता है, तो बहुत तेज गति से या तेज प्रभाव से जो किरणें आती है उनको ओजोन रोक लेती है, और उनके अंदर से छनकर केवल वही किरणें हमारे तक पहुंचती है। उतना ही टेम्परेचर हमारे तक पहुंचता है जो मानवीय जीवन और पादपीय जीवन के लिए क्या हो, अनुकूल होता है, ठीक है। तो वो पहुंच जाता है। अब इन किरणों का क्या कार्य है, ठंडे क्षेत्रों के घर, ठंडे क्षेत्रों में उत्पादन करना है। तो उत्पादन के लिए तीन चीजें जरूरत होती है, नमी की आवश्यकता पड़ती है, मृदा की आवश्यकता पड़ती है और ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो नमी और मृदा तो चलो यहाँ प्राप्त की जा सकती है आर्टिफिशियल से, लेकिन सूर्य क्षेत्र, तो सूर्य के प्रकाश के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। दिन भर में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इन कांच के घरों में आ जाती है, और यहाँ से टकराने के बाद जब वापस जाने की कोशिश करती है तो ये जो मोटे कांच के गिलास होते हैं, ठीक है ना, मोटे कांच की जो परत होती है, इस परत को घेर कर गर्मी वापस नहीं जा सकती, और आसपास में थर्माकोल की क्या लगाते हैं, सीट लगाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे क्या हो, गर्म हो और बाहर के वातावरण की जो परतें हैं उनको ठंडा नहीं कर सके। सीट लगा दी तो बाहर का जो टेम्परेचर है इनको ठंडा नहीं कर सके, ठीक है ना, इस तरीके से। और अंदर जो है वो इस प्रकार की मोटी परत के शीशे लगाए जाते हैं। तो ये सूर्य की किरणें इन परतों को घेर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन इनको भेद कर वापस चली जाती है। तो धीरे 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 इन घरों का टेम्परेचर जो होता है, उस टेम्परेचर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब इसमें वृद्धि होती है तो फिर यहाँ अंकुरण होता है। अंकुरण होता है तो पौधे बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान की कमी रहती है, उन ठंडे क्षेत्रों में फसल उगाने का
सब्जी वगैरह मुख्य रूप से तो सब्जी का ही कहेंगे, सब्जी वगैरह उगाने के लिए, खास करके आलू की सब्जी उगाने के लिए ऐसी प्रक्रिया की गई थी। तो ये ठीक है। तो अब जैसे ये सूर्य की किरणें आई, अंदर आने से बाहर ये नहीं जा सकती, धीरे धीरे वातावरण का तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया इस घर के, और वातावरण के तापमान में जब वृद्धि हुई तो यहाँ मौजूद जो मिट्टी के अंदर बीज बोए गए थे, नमी डाली गई थी, वहां उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है और पौधे तैयार किए जाते हैं और फसल पैसा दी जाती है, चाहे वो सब्जी की फसल हो उसको। तो ये इस घर को क्या कहते हैं, क्योंकि ये इस घर का नाम हरित गृह इसलिए पड़ा कि इसके अंतर्गत फसल उगाई जाती है, और फसल कैसी होती है, हरी होती है, इसको उत्पादन, यानी फसल के उत्पादन के नाम पर इसका नाम हरित रखा गया है, ग्रीन है। और क्योंकि ये क्या है, ग्रह है, एक कांच का घर है, तो हरित ग्रह। अब इसको हमने नाम दे दिया हरित ग्रह प्रभाव। अब इस हरित ग्रह का प्रभाव क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें ऑब्जर्व कर लेती है लेकिन वापस नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मोटी परत की कांच की एक परत लगाई जाती है जिसके कारण तापमान में क्या रहती है, वृद्धि रहने से यहाँ उत्पादन होता है। तो ये हरित ग्रह के प्रभाव ठंडे क्षेत्रों में देखा गया। अब इसी प्रभाव को क्या किया गया, वातावरण के साथ जोड़कर पर्यावरण में होने वाले तापमान की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि किस तरीके से इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, ठीक है ना, किया जा सकता है। तो इसके आधार पर ही वर्तमान में बढ़ रहे तापमान को पहले मानते हैं कि सूर्य से तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके वातावरण में वृद्धि नहीं। ये सूर्य से आने वाले ताप से पृथ्वी के अंदर तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं जो पृथ्वी के ऊपर तापमान की वृद्धि हो रही है वो सूर्य की और पृथ्वी की जो 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, इसमें कभी सूर्य पास आता है 4 जुलाई और 3 जनवरी कुछ ऐसे दिन बनते हैं तो जिसमें सूर्य कभी दूर और कभी पास होता है, उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा तापमान में वृद्धि तो होती है, कमी भी होती है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना वर्तमान में पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान की स्थिति हो रही है। यह तापमान की जो स्थिति होती है ना, इस स्थिति को उस हरित ग्रह के आधार पर देखा गया है कि जिस तरीके से हरित ग्रह में जो स्थिति पैदा हो रही है वो पूरी पृथ्वी पर भी हो रही है। अब पृथ्वी पर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए कुछ गैसें जो है वो क्या कह सकते हैं, जिम्मेवार मान सकते हैं, उनको उत्तरदायी मान सकते हैं कि ये गैसें जो है वो हरित ग्रह प्रभाव को करने के लिए क्या है, सहायक मानी जाती है कि वो उस प्रभाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और उन्हीं के कारण हरित ग्रह प्रभाव देखने को मिलता है। चूंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसलिए किसी भी ग्रह या उपग्रह के तापमान में वृद्धि करने में ये प्रक्रिया सहायक होती है, इसीलिए इसको हरित ग्रह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए कुछ गैसें जो होती हैं, कुछ तत्व जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, उनके द्वारा उस ग्रह या उपग्रह का तापमान में जो है वो प्रभाव देखा जा सकता है, तापमान में वृद्धि होती है। इसी को क्योंकि हमने जो घर देखा था उस घर में भी तापमान में वृद्धि हो रही थी, तो वैसी स्थिति जहाँ पैदा हो रही है, इसीलिए उस हरित ग्रह का प्रभाव जो है तो किसी उपग्रह या ग्रह पर जब पड़ता है तो इसका तात्पर्य है कि वहां भी तापमान में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि हरित ग्रह में तापमान की वृद्धि के लिए ही वो प्रक्रिया की गई थी। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ गैसें हैं जो प्रभावित करते हैं। गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, इसके अलावा जल वाष्प है, ठीक है ना, आपके मीथेन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। तो ये कुछ गैसें हैं जो वातावरण में हरित ग्रह प्रभाव को बढ़ाने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। ये कुछ गैसें हैं जो वातावरण में हरित ग्रह प्रभाव के दौरान तापमान वृद्धि करने में क्या होती हैं, सहायक होती है। एक चीज और देखना, एक हो जाती है CFC, या आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन। तो कार्बन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब CFC भी जो है वो भी
हालांकि ये ओजोन परत को शरण में जाना महत्वपूर्ण स्थान देती है, लेकिन वातावरण के अंदर हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। हालांकि ये मानव कृत्रिम गैस है, ये प्राकृतिक गैस नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाई गई गैस है, कृत्रिम गैस मानते हैं। तो ये कुछ गैसें हैं जो हरितगृह प्रभाव के लिए इम्पोर्टेंट। अब कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि हरितगृह प्रभाव की प्रमुख गैसें कौन सी है, ठीक है ना। तो ये गैसें जो है वो है, और उनमें से आप उससे एक का नाम भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसें जो है वो हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में क्या है, सहायक है। एक चीज और देखें, जैसे हमने हरितगृह की बात देखी थी, जो बात की थी हमने लघु किरणों की और दीर्घ किरणों की, ठीक है ना, ये बात की थी हमने भी, और उसमें वो घर वाला इफेक्ट भी देखा था ऐसा, और सूर्य की जो किरणें थी वो भी इसके तरह आई थी, ये नहीं जा रही थी। तो जो ये अंदर वाली ये दीर्घ है और यहाँ आगे वाली कौन सी है, लघु किरणें, अंदर से टकरा कर जा रही है। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि जब देखो सूर्य की जो किरणें होती हैं ये पृथ्वी पर जब आती है तो CO2 के अंदर से भी आ सकती है, के अंदर प्रवेश करके आती है, और पृथ्वी से टकराने के बाद में वापस भी चली जाती है। वास्तव में CO2 जो CO2 का प्रभाव है मान लो ये है ना, और यहाँ पर ये जो परत है ये किसकी होगी, ये CO2 की होगी, ठीक है ना। सूर्य की किरणें जो है वो धरातल तक आ रही है, और धरातल से टकराने के बाद में वापस क्या करती है, पुनः चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है। ये सामान्य स्थिति है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश भी करती हैं, धरातल से टकराती हैं, लघु किरणें प्रवेश करती हैं, धरातल तक टकराती हैं, धरातल से दीर्घ किरणें होकर वो पुनः ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस की परत से निकलकर बाहर चली जाती है। ये प्रोसेस चल जाती है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, यानी CO2 की परत एक मोटी परत छा जाए, ये CO2 की नॉर्मल परत जो होती है उसमें तो ये गैसें क्या करेंगी, ये भी CO2 और ये भी CO2, ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही है, इधर अगले स्वरूप है, इसमें सूर्य की किरणें आ रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, इसमें भी सूर्य की किरणें अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। यहाँ इसकी बात है, यहाँ भी प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब ये CO2 की जो परत है वो कैसी है, पतली परत है, सामान्य परत है। तो ये टकराएगी और टकराने के बाद में वापस सूर्य की किरणें आई, धरातल से टकराई, तो इनको कहते हैं सौर विकिरण। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में दिक्कत नहीं है। वो ध्यान से सुनना इसको, एक बार इसको समझ लिया तो अपने आप में डायग्रामेटिकल सिस्टम से लगा सकते हो। देखो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, छोटी किरणें, तो सूर्य से आने वाली किरणों को हम बोलते हैं सौर विकिरण। क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। और किस रूप में आती है, लघु किरणों के रूप में। सूर्य से आने वाली किरणों को हम कहते हैं सौर विकिरण, और ये किस रूप में आती है, लघु किरणों के रूप में आती है। पृथ्वी से जब किरणें वापस टकरा के जाती हैं उनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण, और ये किस रूप में होती है, दीर्घ रूप में। इसी को ध्यान रखना, सूर्य से आने वाली सौर विकिरणें लघु किरणों के रूप में आती है, और पृथ्वी से टकराने के बाद में जब पुनः वो किरणें हैं वापस अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करती हैं तो उनको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी से टकरा के जाने का कारण इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ये कौन सी किरणों के रूप में जाती है, दीर्घ किरणों के रूप में। अब देखो, ये सूर्य से आने वाली किरणें सौर विकिरणें आई, पृथ्वी से टकराई, तो लघु किरणों के रूप में जब सूर्य की सौर विकिरण आ रही है, पृथ्वी से टकरा रही है, टकराने के बाद में उन्हें अंतरिक्ष में जा रही है। किसके माध्यम से जा रही है, CO2 की परत के भेद कर। अगर सामान्य परत है तो वो उसको भेद कर क्या करेगी, अंतरिक्ष में निकल जाएगी। बात करें, हम पढ़ रहे हैं हरितगृह का प्रभाव। ये आपने देखा, ये मोटे शीशे हैं,
ठीक है ना। तो इनको भेद कर सूर्य की किरण अंदर तक आ तो गई, लेकिन अब दिन की किरण जो है वो इनको भेद कर अंदर से बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब धीरे 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 इस क्षेत्र का तापमान क्या हो गया, वृद्धि होगी। बाहर तो ठंड है, बाहर तो क्या है, ठंड है, लेकिन अंदर जो है वो क्या है, ताप ज्यादा है। इसका पीछे कारण है, इस प्रभाव को देख सकते हो आप, इस प्रभाव को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने की थी। अब देखिए ये मोटे मोटे कागज की परत है, ठीक है ना। अब सूर्य की किरणें यहां से आई सीधे, सूर्य की जो कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वो कैसी है। अब धीरे 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 उद्योगों के माध्यम से, ठीक है ना, आपके वाहनों के माध्यम से या दावानल के माध्यम से जो जंगल जल जाते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो धुआं निकलता है, यानी सारे प्राकृतिक और मानवीय तत्वों से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और लगातार पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटना, तो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले बहुत अच्छे ग्राहक होते हैं, क्योंकि वो अपना जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो वो CO2 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब पेड़ काट देंगे तो निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको ग्रहण करने वाले जो तत्व है वो तो खत्म हो चुके हैं या उनकी कमी आ चुकी है। तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक तो बढ़ रही है, बनाने वाले तत्व ज्यादा विकसित हो रहे हैं, उद्योग हो रहे हैं, परिवहन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, और दूसरा है कि उसको ऑब्जर्व करने वाले उनकी समाप्ति भी हम कर रहे हैं। तो धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने के क्या कारण क्या होता है कि वायुमंडल में CO2 की एक मोटी परत छा जाती है। क्या होती है, ये सामान्य परत थी, तो धीरे धीरे उन कारणों से एक मोटी परत छा जाती है। अब सूर्य की किरणों की विशेषता इसके अनुसार हो जाती है कि जब CO2 की मात्रा सामान्य होती है तो किरणें आती हैं और चली जाती है, लेकिन अगर CO2 की मात्रा बड़ी हो जाती है तो यहां से आने वाली जो लघु किरणें हैं वो आग लाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को भेदकर वापस नहीं जा पाती, क्योंकि इस CO2 की मोटी परत जो है उसको भेदकर वो नहीं जा पाती। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 इस वातावरण के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तापमान की इसी वृद्धि को क्या कहा जाता है, हरित ग्रह प्रभाव। जैसे हरित ग्रह के अंदर तापमान में वृद्धि हुई, वैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में भी या पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि हरित ग्रह का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है कि जैसा इसमें हुआ वैसा वर्तमान में पृथ्वी की व्यवस्थाओं में हो रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इस प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी भी ग्रह या उपग्रह के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को देख लिया होगा कि कैसे तापमान में वृद्धि होती है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेज जो है वो कौन सी है, CO2 है। और सूर्य की किरणें इसको भेदकर अंदर तो आ जाती है और वापस भी चली जाती है अगर CO2 की परत कम है, लेकिन आपको लगातार CO2 के उत्सर्जन वाले जो सोर्स हैं वो लगातार CO2 को वातावरण में फैलाते रहेंगे और उनको ऑब्जर्व करने वाले जो पेड़ पौधे उनको काट देंगे, तो दोनों स्थितियों के अंतर्गत CO2 की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इस वृद्धि के कारण पूरे वातावरण में CO2 की मोटी परत छा जाएगी, जिसको सूर्य की किरणें जो लघु आ रही हैं और जो पृथ्वी से टकराकर दीर्घ किरणें जा रही हैं वो उनको भेद कर नहीं जा सकती। इससे धीरे 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 वायुमंडल के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है और इस वृद्धि को ही कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। और इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के मानवीय और प्राकृतिक दोनों जीवनों पर क्या पड़ता है, दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस के अंतर्गत हमारी पर्यावरणीय समस्या जो वर्तमान में आई है और बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा इस पे जिक्र भी किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम देखते हैं और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरित ग्रह प्रभाव के कारण कि किसके कारण हरित ग्रह प्रभाव ज्यादा हुआ। तो हरित ग्रह प्रभाव की
कारण है उन कारणों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। आज जो हर जगह क्या होता है, इस तरीके से हर जगह की व्यवस्था होती है, उनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट पीरियड होगा उसके अंदर हम देखेंगे हरित गृह प्रभाव के कौन कौन से कारण हैं और वो हरित गृह प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह से ध्यान रखें, डायग्राम्स को आप ध्यान रखें। ठीक है, इनको बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें और इसको होमवर्क के बेस पे करना है। शनिवार का शनिवार आपका होमवर्क चेक होना है। ठीक, थैंक यू।